चलो भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे सभी के हालचाल, सभी के? हाँ, कुछ छोटा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से क्लास डिले हो गई, लेकिन अब ठीक है सब कुछ। चलो, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, अपने सारे दोस्तों को मैसेज करके बुला लो। वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल दिया था, ठीक है। तो बाकी सब अपने दोस्तों को भी बुला लो जल्दी से मैसेज करके, जो भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे अभी तक। चलो, तो करें क्लास की शुरुआत। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज रिकॉर्डेड क्लास है क्या? नहीं, रिकॉर्डेड क्लास क्यों होगी? अच्छा, वो तुम्हें ऐप में कुछ चेंज दिखाई दे रहा होगा ना। ऐप में चेंज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ एक छोटा सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहे टेक्निकल टीम वाले लोग, तो वो उससे आपकी क्लास और बेहतर हो जाएगी। वो 60 मिनट पे ध्यान ना दे, है ना, 60 मिनट पे ध्यान ना दे। वो जो 60 मिनट दिखाई दे रहा है वो अपने आप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वो मिनट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उस पर ध्यान ना दे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो जाएगी और आपको और नई फैसिलिटीज और नए ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे आपके अंदर, ठीक है। तो इससे और बेहतर क्लास कम चलेगी, है ना। चलो भाई, तो अभी तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मूलभूत गणित हम पढ़ रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 7। आज की क्लास में हमें बीज गणित पर कुछ छोटी मोटी और बातें करनी है, और ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति हमने शुरू कर दिया था, इसे हमें और कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझना है। साथ ही साथ फिर हम कला आरेख या ग्राफ की शुरुआत करेंगे, है ना। ग्राफ आज की क्लास में मेन हमें ग्राफ पढ़ना है, तो आज की क्लास और कल की आधी क्लास भी ग्राफ में लगेगी, और उसके बाद में हम अवकलन और समाकलन पढ़कर बेसिक मैथ्स खत्म कर देंगे ना। मतलब 3-4 दिन और लगेंगे हमें बेसिक मैथ्स खत्म करने में। मतलब इस हफ्ते के एंड तक हम बेसिक मैथ्स खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? क्वालिटी कम करने, चिंता ना करो, क्वालिटी कम हो जाएगी, वो कम क्वालिटी पे ही चल रहा है ना, आपके उधर से नहीं, हमने इधर से क्वालिटी कम करके रखी हुई है, ठीक है। तो आपकी क्लास सही चलेगी। चलो, करे पढ़े, हम आगे शुरुआत करें क्लास की हम। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे ना, ये कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे, द्विघात समीकरण के। ये वाला सवाल हमारा हो गया था। हाँ भाई, ये वाला सवाल हमने क्लास में कर लिया था। इसके क्या हल थे? ये सवाल हमने कल क्लास में कर लिया था, इसके हल क्या थे जल्दी से बताएंगे मुझे। तो यह सर हमने कल क्लास में करा था, और ये वाला भी हो गया था एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं, होमवर्क में दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 28, नहीं ये भी हो गया था। क्या ये दोनों क्वेश्चन हमने कल क्लास में कर लिए थे? हाँ, 7 और -7, हाँ 7 और -2, ठीक है। इसके हल थे 7 और -2, x बराबर 7 और x बराबर -2 आया था हमारा, ठीक है। और यहां पर इसका हल कितना था? दूसरा वाला भी हो गया था हमारा 7 और 11। क्या दूसरा वाला भी हो गया था? आवाज क्लियर है सभी को? चलिए, क्या दूसरा वाला भी हो गया था? हाँ, 7 और 4। क्या ये सॉल्व करना है? सभी का आ गया? क्या सभी ने ये कर लिया था कल? इसे लिखा था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 बराबर 0। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई थी 7 और ये हमारे हो गए थे कल की क्लास में। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्या है? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0, ये किसने किया? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 बराबर 0। तो यह कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के दो तरीके।
हाँ 0 और -5/6। अच्छा चलो देखो, पहले तो मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या जो हमारा बीच वाला पद है इसको तोड़कर बता देता हूं। तो यहां पर देखो, हमें ऐसा कुछ करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। अब यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, तो 5 × 6 करेंगे 30 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 6x² - 6x + 5x - 5 = 0। ठीक है, ऐसा लिखना होगा इसे। क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा इसे? इसे लिखना होगा -6x + 5x। देखो, इनको प्लस करेंगे तो -x आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? -30। कितनों ने क्रैक कर लिया था? तो यहां पर से x6 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x और यहां पर बचेगा -1। इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x - 1 बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 6x + 5 और यहां हो जाएगा x - 1 बराबर 0 के। तो क्या आंसर्स आ जाएंगे, क्या आंसर्स आ जाएंगे? यहां पर आंसर्स आ जाएंगे सर 6x + 5 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर -5, या x बराबर हो जाएगा -5/6, और इधर से निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1। क्या आ जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। तो ये दो आंसर आने चाहिए, है ना, ये दो आंसर आने चाहिए। कितनों के ये दोनों आंसर आए थे लगा दो एक बार कमेंट्स में जोरों से आग। हाँ, कल का होमवर्क था, बिल्कुल सही बात, मैंने सही किया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिनको ये वाला मेथड नहीं आया वो दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, है ना। कौन सा वाला? दूसरा वाला मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये आंसर किसी भी तरीके से करो आना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? इसको कैसे करेंगे सर? इसको लिख सकते हैं x² - 8x + 16 बराबर 0। अच्छा, अभी तक श्रीधराचार्य फॉर्मूला से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो ये वाला क्वेश्चन उस फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य जी ने बोला कि x बराबर लिखेंगे -b + -√b² -4ac अपॉन में 2a। ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था। अब यहां पर इसमें b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? तो देखो, दोनों से कर सकते हो, बीच में से ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। तुम लोग चाहो तो मैं बता देता हूं। इसको लिखना होगा x², स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जिसकी करने की इच्छा वो लिख लो x² - 4x + 16 बराबर 0, क्योंकि 4 × 4 करोगे तो 16 आ जाएगा और इनको जोड़ोगे तो -8 आ जाएगा। इससे नहीं करना, एक बार श्रीधराचार्य से करके देखते हैं हम, तो क्या आएगा? सर a यहां पर क्या है? 1। b क्या है? b बराबर है -8, b बराबर क्या है? -8। और c बराबर क्या है? 16, c बराबर क्या है? 16। तो ये तीनों पद आ गए हमारे पास। तो यहां पर वैल्यूज उठा के रखते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा x बराबर -b, b है -8, तो ये होगा -b प्लस माइनस। इसको कैसे हल करते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूं। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहां क्या लिखेंगे? b का स्क्वायर, मतलब -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू 16 बटे में 2a। a का मान कितना है? 1 बटे में 2a। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम एक बार। तो ये कितना हो जाएगा? x, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +8। अच्छा, यहां पर आएगा प्लस माइनस। इसका मतलब ये होता है कि एक बार हमें प्लस लेके आंसर लाना है और एक बार माइनस लेके आंसर लाना है ना। तो यह दो तरीके होते हैं। कैसे होते हैं उसको और समझते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। अंडर रूट में लिखना होगा 8 का वर्ग, तो -8 का वर्ग होगा 64 माइनस, अच्छा 16 इंटू 4 करोगे तो ये भी 64 आ गया। ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले हो गए। क्या हो गए? बल्ले बल्ले हो गए। कैसे बल्ले बल्ले हो गए? 64 माइनस 64 क्या आ गया? 0। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका कैपिटल डी जो है वह 0 आ गया, है ना। कैपिटल डी बराबर 0 आता है, मतलब कि समान हल होते हैं, है ना, समान हल होते हैं। तो यहां पर समान आएंगे बिल्कुल। क्या आएगा? देखो x बराबर 8 प्लस माइनस
2 बटे में 2, और ये क्या है 64 माइनस 64 शून्य हो चुका है। तो अब हमें अगर यहां पर 0 की जगह कोई संख्या आई होती, 0 की जगह कोई संख्या आई होती, तो क्या करते हैं हम, तो देखो यहां पर एक्चुअल में 2 हल होंगे इसके, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, 2 हल होते हैं इसके, क्योंकि हमें पता है जो भी द्विघात समीकरण होता है, हर द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, हर द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। तो यहां पर 2 कैसे मिलेंगे, देखो कैसे मिलेंगे। यहां पर हमें लिखना होगा x बराबर 8 प्लस 0 बटे में 2, यह पहला हल हो गया। अब 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसे लिखना पड़ेगा +0, और यहां पर लिखना पड़ेगा x बराबर 8 माइनस 0 बटे में 0। ठीक है, क्या ये प्लस माइनस जो लिखा हुआ सबको चक्कर समझ में आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो प्लस माइनस मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना है और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना है। तो यहां पर 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 0 नहीं होता, 8 प्लस 0 मतलब 8 होता है। तो ये हो गया 8 बटे में 2, तो 8 बटे में 2 सर 4 आएगा। अच्छा, 8 माइनस 0 सर 8 ही आएगा, तो 8 बटे में 2 हो गया फिर से, तो ये भी 4 आ गया। तो मेरा आंसर आएगा 4 और 4, तो सी मेरा सही आंसर होगा, सी मेरा सही होगा। आप चाहो तो इसको भी आगे सॉल्व कर लेते, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन श्री दराचार्य से किया नहीं था, तो इसलिए मैंने ये करके बता दिया आपको। क्या ये मामला क्लियर है इतना सभी को? हाँ भाई, तीसरा सही आंसर आएगा। आप चाहो तो इसमें भी आगे सॉल्व कर सकते थे, ये मैंने इसमें मैंने जो बीच वाला टर्म है या बीच वाला पद है उसे तोड़ दिया, इसमें मैं लिखूंगा x² या x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 बचेगा, इन दोनों में से -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x माइनस 4 बचेगा, बराबर होगा 0 के। तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, तो x की 2 वैल्यू आएगी 4 और 4 +4 +4। ठीक है, तो दोनों तरीके से यही आंसर आएगा। इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन, बेटा आप क्या मूर्ख आदमी है, ये वो एक बच्चा बोला इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, अजीब आदमी है। अगर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है क्या, तो स्पीड मेरी स्पीड बढ़ा देगा? हाँ भाई, बढ़ा ले स्पीड मेरी। हाँ सर, हम क्रिकेट मैच देख रहे, लाइव मैच, स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन, स्पीड बढ़ा दी, तेज रन बढ़ा। अबे जब गेम वहां लाइव होगा तभी तो तेरे को घर में दिखाई देगा, मैं बोलूंगा ही नहीं तो तुझे दिखाई कहां से दे जाएगा। चल, हाँ, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा गुणोत्तर श्रेणी का सवाल था, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो ये वाला सवाल भी कर लिया, कितना आंसर आ रहा है इसके, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ भाई, किसी का आंसर आया क्या? 4/3, 3/4, 4, 1/4, क्या आ रहा है आंसर? तो कैसे करेंगे इस चीज को, क्या होगा इसमें, देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास ये क्या है, पहली बात तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी है, कैसे पता चला? देखो, यहां पे प्रथम पद है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, यह हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। अच्छा, अब इसमें प्रथम पद द्वितीय पद क्या इनके अनुपात समान है? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, इसका 1/4 बटे में 1, अच्छा सर, तो ये होगा 1/4, तो ये हमारे पास r का मान आ गया। r क्या है? अनुपात, किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के मध्य अनुपात। तो ये 1/4 बटे में 1। अच्छा, अगला क्या आएगा? अगला आएगा सर 1/16 बटे में 1/4। तो क्या यह भी, हाँ सर, ये 16 और 4 कटेंगे। हमने आपको सिखाया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये 4 पलटी खा के ऊपर चले जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 1/4। मतलब इनमें 1/4 1/4 से गुणा किया गया, तो यहां पर जो अनुपात है वह 1/4 आया। अब क्या यह अनुपात 1 से कम है? क्या यह अनुपात 1 से कम है? हाँ सर, यह अनुपात 1 से कम है। तो अगर 1 से कम है यह अनुपात, 1 से कम है यह अनुपात,
तो हमारे पास सूत्र है अनंत पदों के योग का सूत्र है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a अपॉन में 1 माइनस आर। क्या हो जाएगा, a अपॉन में 1 माइनस आर। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 1 बटे में 1 माइनस 1/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3/4, 4 पलटी खाओगे ऊपर चले जाएगा, 4/3 मेरा जवाब आएगा। लगा दो जोरों शोरों से कमेंट्स में आग जिनका भी आंसर 4/3 आया था। कितनों का आंसर 4/3 आया था, कितनों का आंसर 4/3 आया था। हाँ भाई लगा दो जोरों शोरों से कमेंट्स में आग जिनका भी आंसर 4/3 आया था। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में नहीं है बेटा, ए ऑप्शन में 4/3 है। क्लियर है मामला। तो ये ऐसे सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और ये सारी बातें हमसे बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति में जो बातें हमारी कल हो चुकी थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं, है ना। देखो हर क्लास में मैं 4-5 क्वेश्चन जानबूझ के होमवर्क में दे देता हूं ताकि वो अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूं। तो इन क्वेश्चन से क्या होता है, इन क्वेश्चन से रिवीजन हो जाता है कि आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा वो आपको याद है या नहीं है, आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है, तो आप होमवर्क को करोगे ढंग से, मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में डिस्कस करूंगा तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हमने निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत सारा पढ़ लिया था, इसमें कुछ छोटी मोटी दूरी वाले फॉर्मूले वगैरह बचते हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में द्विपद सन्निकटन बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, उसके बाद में हम ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने निर्देशांक ज्यामिति जो है, निर्देशांक ज्यामिति में हमने मैक्सिमम बातें कर ली थी, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। हमने देखा था सर कि कोई भी तल को हम 2 अक्षों द्वारा 4 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है। अच्छा, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है। इधर एक्स की पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, इधर नेगेटिव संख्या आएंगी, इधर y की पॉजिटिव संख्या आएंगी और इधर नेगेटिव संख्या आएंगी। और ये वाला जो बिंदु है इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि 0,0 से चिन्हित किया जाता है। जब भी मैं कोई भी बिंदु के निर्देशांक लिखता हूं तो इसमें हमारे पास x, y रूप में लिखा जाता है। मतलब पहले x निर्देशांक आता है, फिर y निर्देशांक आता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कल कुछ ऐसी भी बातें बताई थी कि यह क्या होता है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, जल्दी से बताओ। द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है सर? द्वितीय चतुर्थांश में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है। तो यहां पर प्लस कॉमा प्लस के निर्देशांक आते हैं, इसमें माइनस कॉमा प्लस के निर्देशांक आएंगे। इसमें क्या आएगा सर? इसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है सर? x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो हमने कल की क्लास में कर ली थी। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातें समझते हैं, है ना। जैसे अगर मान के चलो कि मेरे को एक कोई भी बिंदु लिखना x, y, तो वो तो मैं लिख पा रहा था। लेकिन एक और मजेदार सी बात मुझे पता चली कि यदि x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो वह बिंदु कैसा होगा, वह बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान सुनना कि अगर कोई चिंटू मूल बिंदु पे खड़ा हुआ था, कहां खड़ा हुआ था? मूल बिंदु पर। अगर वो x अक्ष में 2 कदम आगे चला या x अक्ष में 2 इकाई दूरी चला तो y अक्ष पर कितना चला? y अक्ष में कितना चला?
सर ये तो बहुत अजीब सी बात पूछ रहे हो। आप बोल रहे हो एक्स में अगर मैं एक्स में 2 कदम चला तो मैं वाई में कितना चला। सर ये तो खतरनाक सी बात हो गई है ना। ये कैसी बात होगी कि आज हमने खाने में 4 रोटी खाई तो गुलाब जामुन कितने खाए। सर गुलाब जामुन तो खाए नहीं। आज हमने खाने के बाद या खाना खाने के साथ 2 कटोरी आम का रस पी लिया तो रसगुल्ले कितने खाए। सर रसगुल्ले तो खाए नहीं हमने। तो ये वैसी ही बात है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x,0 होंगे। क्या होंगे, x,0। मतलब अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि भैया 5,0 कहां आएगा, 5,0 कहां आएगा। हाँ भैया आम का रस खा रहे हो कि नहीं। 5,0 कहां आएगा, ये होगा 5 यहां पर आएगा और 5,0 मतलब y अक्ष पे 0 हो जाएगा, क्या ना। जैसे इसका एग्जाम्पल 5,0 -2,0 ये सब कहां आएंगे, ये सब x अक्ष पर आएंगे। कहां आएंगे, x अक्ष पर बिंदु होंगे। इसी प्रकार से यदि x अक्ष पर ना लेते हुए मैं बोलूं कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो कहां पर हो, y अक्ष पर हो तो y अक्ष पर वैसी बात होगी कि y अक्ष पर मतलब कहां जाए सर, ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। तो x में कितना चला, x में कितना चला, अच्छा 4 कटोरी खा लिया सुबह से, बहुत बढ़िया। तो x में कितना चला सर, x में अब 0 चलेगा और y में कुछ ना कुछ दूरी होगी तो ये होगा 0,y। क्या हो जाएगा, 0,y के रूप में लिखा जाएगा ये। तो एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल बताओ भाई। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सर 0,8, 0,0,-3। ये क्या है, यह सब बिंदु जो है वो y अक्ष पर होंगे, है ना। क्या बोल देंगे हम, यह x अक्ष पर बिंदु है और यह y अक्ष पर बिंदु है, ठीक है। तो जो भी 0 है, मतलब अगर मान के चलो तुझे एक संख्या 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि x पर 0 है या y पर 0 है। वो क्लियर है मामला। अच्छा अब इसके अलावा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में कल जाते जाते मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, है ना। वो फॉर्मूले पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मान के चलो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में या मेरे पास तल पर कोई 2 बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदु के मध्य दूरी का सूत्र। तो मान के चलो मेरे पास कोई भी 2 बिंदु है, कहीं भी हो सकते हैं। ये x अक्ष है या y अक्ष है, एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है। ये बिंदु मैंने लिख दिया x1 y1 और ये बिंदु मैंने लिख दिया x2 y2, है ना। एक बिंदु लिख दिया x1 y1, दूसरा बिंदु लिख दिया x2 y2। अब मुझे इन दोनों के बीच में दूरी, अच्छा अब दूरी कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है लंबवत दूरी ही निकालेंगे, है ना। इन दोनों को मिलाओ दो तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ये पता करना है, ठीक है। या इधर जरूर नहीं, इधर बिंदु, इधर का इधर एक बिंदु, इधर इन 2 ये बिंदु हो सकते, इधर कोई बिंदु हो सकता, कहीं भी तल में 2 बिंदु होंगे तो उनके बीच में दूरी कितनी होगी, उनके बीच में दूरी कितनी होगी यह पता करना है। तो इसके लिए सूत्र क्या बताया मैंने, इसके लिए सूत्र मैंने बताया दूरी बराबर होगी √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर 1 किसको लेना है, 2 किसको लेना है। 1 किसको लेना है, 2 किसको लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा हमेशा। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल कर ले इस पे, क्या बोलती है जनता भाई, इस पे एक एग्जाम्पल कर लिए जाए। मान के चलो मैंने बोला मेरे पास कोई बिंदु है 2,1 और
और 5,5 के मध्य दूरी बताओ। के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, ठीक है। इन दोनों के मध्य दूरी क्या होगी, इन दोनों के मध्य दूरी क्या होगी? तो कैसे करेंगे? किसी भी एक बिंदु को 1 मान लो, किसी भी बिंदु को 2 मान लो। देखो 1, ऐसा नहीं कि तूने इसको 1 मान लिया, इसने इसको 1 मान लिया तो आंसर अलग आएगा, आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो जैसे यहां पर 1 किसको माने? सर जो पहले लिखा उसे ही 1 मान लेते हैं। तो मेरे पास x1 की वैल्यू जो होगी वो 2 हो गई है और y1 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है, x2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? x2 की वैल्यू 5 हो चुकी है और y2 की भी वैल्यू 5 हो चुकी है। क्या ये सभी को समझ में आया? है ना, ये छोटी छोटी सी बातें जो हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर दूरी कितनी आएगी? दूरी, तो सर दूरी का जो आपने सूत्र पढ़ा है वही लिख ले क्या? हाँ वही लिख ले मेरे प्यारे। क्या लिखा? x, देख बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम आसान सी बात है। x वालों को घटाना है, उसका वर्ग करना है, y वालों को घटाना है, उसका वर्ग करना है, बस, है ना। तो क्या है? x वालों को घटाओ, तो 5 और 2 को घटा दिया सर, का वर्ग, प्लस 5 और 1 को घटा दो सर, का वर्ग। क्या करना है? x वालों को घटाना है, का वर्ग करना है, y वालों को घटाना है, का वर्ग करना है, ठीक है। चल, तो कितना आएगा? यह आ जाएगा वर्गमूल 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग, प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4, 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 9 प्लस 16। अरे सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, यही है तो वही है जिसका टैटू बनाया था, ये वही है जिसका टैटू बनाया था। 3 4 5 का त्रिभुज बोला था ना, 1000 बार काम आएगा हमें फिजिक्स में, है ना। तो यहां पर आगे इकाई लिख देंगे, इकाई मतलब ये मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग जो होगा वह √25 या 5 के बराबर होगा। तो क्या ऐसे सवाल कर पाओगे? बिल्कुल सर कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा हमें कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई एक बिंदु देते हैं और दूसरा बिंदु ओरिजिन या मूल बिंदु बोल देते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? वह इससे भी आसान सूत्र है, इससे भी आसान सूत्र है। दो बिंदु के मध्य दूरी का सूत्र अगला लिख लो, मूल बिंदु से बिंदु, बिंदु रे बिंदु मेरी प्यारी ही बिंदु से दूरी का सूत्र। तो मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु मतलब क्या हो गया कि देख, एक बिंदु तो होगा x, y, एक बिंदु तो 100x, y है और दूसरा बिंदु मूल बिंदु हो गया, मतलब कि 0, 0 हो गया। तो x2 y2 दोनों 0, 0 हो गए, या x1 y1 जिसको भी करना है, मतलब एक बिंदु को 0 मानना पड़ेगा। तो या तो इन दोनों को 0, 0 मान लो या इन दोनों को 0, 0 मान लो। तो यहां पर जो दूरी का सूत्र बनेगा वो तो बिल्कुल ही आसान बन जाएगा, ये हो जाएगा √x² प्लस y²। क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। एकदम ही लाजवाब सा आसान सा सूत्र, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये एक और बढ़िया मजेदार सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पे लिपजिप कर रहा है, बहुत बढ़िया। बिया किस किस का स्क्रीन पे लिपजिप कर रही है? किसी के मच्छर वच्छर आ रही है क्या स्क्रीन पे? एक बच्चा बहुत दिन से परेशान हो गया, बहुत देर से, किसा स्क्रीन पे लिपजिप कर रही है। तुम्हारे भी कर रही है क्या भैया लिपजिप? लिपजिप क्या होता है? लिपजिप मतलब स्क्रीन ऐसी धारी धारी सी दिख रही है, लिपजिप नहीं पता तुम्हें? डिजिटल दुनिया के बच्चे हो तुम, है ना, तुम्हें लिपजिप का मतलब नहीं पता। पुरानी टीवी लिपजिप बहुत करती थी, नहीं करता भैया, ये लिपजिप नहीं कर रहा, चिंता मत करो। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चन करवाऊं या सीधे सीधे ये कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? कर लोगे ये
इस पे क्वेश्चन करवाऊं क्या? चल ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक बिंदु, ये एकदम आसान सी बात है, 5,6,8 की दूरी मूल बिंदु से, की दूरी मूल बिंदु से है ना, 6,8 अगर कोई बिंदु है तो उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना, उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो कैसे पता करेंगे, देखो आओ मिलकर करें। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है 6,8, क्या है 6,8, यह है x, यह है y, 6,8 कहीं होगा 6,8, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना। तो मूल बिंदु से दूरी, देखो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, 6,8 मतलब क्या, 6,8 मतलब ये हुआ कि सर ये x अक्ष में 6 चला, 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर कुछ हो सकता है, और y अक्ष में 8 चला, तो ये वाली तुम्हें दूरी निकालनी है, खत्म बात। ये तो क्या पाइथागोरस बाबा की जय हो से भी कर सकते हो, किससे कर सकते हो, पाइथागोरस बाबा की जय हो, या अल्टीमेटली अभी जो मैंने सूत्र बताया दूरी का वो कर लो, d दूरी होगा √x² प्लस y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। कितना आ रहा है ये, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है सभी का, हाँ सर ये 100 आएगा, बिल्कुल सही बात है, और उसका वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा वर्गमूल 36 प्लस 64, ये हो जाएगा वर्गमूल 100, और 100 का वर्गमूल मतलब 10 इकाई, 10 इकाई। क्लियर है कहानी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें करते बननी चाहिए बिना किसी समस्या के, एकदम ही आसान सा कार्यक्रम है ना, और ये करने में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। 6, 8 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, आप त्रिभुज से भी मानकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने सूत्र आपको बता दिया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सा सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में, जो दुनिया में कोई नहीं बताता तुम्हें, और ये पूरे फिजिक्स में 1-2 जगह काम आता है, लेकिन 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 जहां पर ये काम आता है, अगर वहां पर तुमने इसका यूज नहीं किया और दूसरे तरीके से करना चाहेगा तो पन्ने भर का सॉल्यूशन मिलेगा। कितने का, पन्ना भर के सॉल्यूशन मिलेगा। तो सर ऐसा क्या चमत्कारी सूत्र है आपके पास, तो एक और अगला सूत्र लिखेंगे हम, अगला सूत्र लिखेंगे, जैसे यहां पर हमने लिखा 2 बिंदुओं के मध्य सूत्र, तो यहां दूरी का सूत्र, तो यहां पर रेखा का या किसी बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन है ना, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी एक लाइन खींची मैंने, है ना, ये एक लाइन खींची, ये ऐसी लाइन आ गई, ठीक है, ये एक लाइन आ गई। अब इस लाइन, ये लाइन ग्राफ पे कहीं भी हो सकती है ना, ये लाइन ग्राफ पे कहीं भी हो सकती है, जैसे मान के चलिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अभी लाइन को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक लाइन है, कहां बना हूं, ले यहां पे एक लाइन बना दी, ये एक लाइन है, ठीक है। तो कोई भी लाइन का जो समीकरण होता है, कोई भी लाइन का जो समीकरण होता है, वो समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखी जाती है। मतलब लाइन में x और y दोनों होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन में x और y दोनों होंगे। तो कोई भी अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूं तो लाइन का सूत्र क्या लाइन के लिए समीकरण क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c। अब इस लाइन का किसी बिंदु से लंबवत दूरी, है ना, ऐसे तो एक लाइन और बिंदु के मध्य अनंत दूरियां संभव है। अरे सर कैसे, देख मान के चल यहां पे एक बिंदु है, ये बिंदु है x1 y1, x1 y1। अब इस लाइन और इस बिंदु के मध्य कितनी दूरी है, तो सर यहां पर तो हम ऐसा भी बना सकते हैं दूरी, तो ये दूरी ये भी हो सकती है, 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 ये तो अनंत लाइन है। तो ये कौन सी दूरी की बात कर रहे हो सर, है ना। जैसे अगर मान के चल तू रोड पे खड़ा है, तू रोड पे चल रहा है, और वहां पर एक सुंदर कन्या खड़ी है, तो तूने बोला कितनी दूरी है,
कितनी दूरी है, तो जब यहां होगा तो दूरी ज्यादा होगी, फिर यहां जाएगा दूरी कम हो जाएगी, फिर आगे जाएगा तो दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं? तो ऐसे तो अनंत दूरी असंभव है, तो हम किसकी बात करेंगे? लंबवत दूरी की, क्योंकि वो न्यूनतम होगी। वो क्या होगी? न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो यहां पर है ना, ऐसे तो सर ऐसे तो फॉर्मूला ही नहीं बना पाएंगे, तो फॉर्मूला किसका बनता है? फॉर्मूला लंबवत दूरी का बनता है हमेशा। ये दूरी कितनी होगी ये पता करना है, तो ये डी दूरी बोल देते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है ना, इसका सूत्र क्या होगा देखो। अच्छा, इसका समीकरण लिख देता हूं मैं, ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, यह समीकरण है। और इस बिंदु से दूरी निकालनी है आपको। तो इसमें हम, है ना, इसमें हम दूरी कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, ये d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू लिखेंगे हम, ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपके पास समीकरण है। इसमें हमारे पास जो ये बिंदु लिखा हुआ है x1 y1, ये जो बिंदु लिखा है x1 y1, उसकी वैल्यू उठाकर रख दो, है ना, उसकी वैल्यू उठाकर रख दो, है ना, उसकी वैल्यू उठाकर रख दो। तो ये x1 y1 जो है, ये यहां पर वैल्यू रखो, तो x की जगह जो बिंदु है उसकी वैल्यू रख देंगे, और y की जगह भी उस बिंदु की वैल्यू रख देंगे, बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो लगाना कैसे, क्या क्या करना है, इसको एक एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। मैंने सूत्र बना दिया, एक बार इस पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान के चलो, मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, चलो 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये कोई एक लाइन है ना, कोई एक लाइन है, कोई होगी लाइन जिसका समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब हमें 1,1 से 1,1 बिंदु 1,1 बिंदु 1,1, तो यह है प्यारी सी बिंदु 1,1 से दूरी। ठीक है, यह लाइन है और इस बिंदु से दूरी निकालनी है। तो कैसे लगाएंगे ये सूत्र? देखो कैसे लगाएंगे ये सूत्र। हमें लिखना होगा d, करेंगे हम हल, और हम ये क्या करेंगे, d बराबर होगा, अच्छा पहले ये समीकरण लिख दो सर। अच्छा, 2x की वैल्यू कितनी रखूं, x की वैल्यू कितनी रखूं, बताओ भाई, x की वैल्यू क्या है सर? x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x की वैल्यू रख दूं मैं 1 प्लस 3 इंटू y में भी वैल्यू कितनी रखनी है? 1 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट। अच्छा, ये a कितना है, इससे कंपेयर करो। अच्छा सर, x के आगे है 2, तो क्या 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। कैसे रखा, समझ आया सभी को? क्या जो मैंने रखा वो समझ में आया सभी को? अरे बोलो हाँ या ना। क्या करना है, यहां पर ये वाली लाइन की समीकरण ऐसी कैसे रखनी है। अब इसमें जो बिंदु है, जो x और y की वैल्यू दी गई है तुम्हें, वो वैल्यू उठा के रख दो, बटे में अंडर रूट कर दो, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये आंसर आ जाता है। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम क्या बोले, ये हो जाएगा सर 2 प्लस 3 प्लस 1 बटे में वर्गमूल 4 प्लस 6, नहीं 4 प्लस 9, तो कितना हो गया सर? ये हो गया ऊपर 6 बटे में 13, 6 बटे में 13 वर्गमूल, ये आंसर है। बस रुक जा। सी की वैल्यू कैसे, देख ये सी की वैल्यू 1 है ना, ये यहां पर देख, ये 1 है, ये सी की वैल्यू 1 है, ये रही समीकरण, इससे कंपेयर कर, तो सी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा तो एक बार लिख देता हूं मैं नीचे, ए की वैल्यू जो है सर वो 2 है,
बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और सी की वैल्यू 1 है। क्लियर है मामला? नहीं बेटा, समीकरण तेरे घर से लेकर आएगा तू। उर्दू में बोल रहा हूं क्या मैं यहां पे? मैंने बोला समीकरण, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में बोला ना समीकरण दिया गया है। पता नहीं कौन से जमाने से आए ये लोग, इनको लग रहा है कि हम ही क्वेश्चन बना के हम ही आंसर कर देंगे, हम ही गोला भर देंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे, हम ही डॉक्टर बन जाएंगे, हम ही नीट निकाल लेंगे और हम हमारा ही ऑपरेशन कर लेंगे। बहुत बढ़िया, कर ले भैया खुद का ही ऑपरेशन। क्वेश्चन में समीकरण नहीं देगा तो किससे दूरी निकाल लेगा? हाँ भाई देंगे भाई, सवाल में चीज देंगे तो हल किसको करोगे फिर? कलयुग है ये, कलयुग, घोर कलयुग आ चुका है सर। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हम। अच्छा, इसके और भी कुछ क्वेश्चन है ना, जिसको लग रहा है ना सर हमको और भी क्वेश्चन करना है, तो कल मैंने इसके 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में डाले थे, है ना, भले ही कल नहीं हुए होंगे, आज हो जाएंगे। तो एक बार, है ना, एक बार ये वाले होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना, करना नहीं बनता है तो कल की क्लास में फिर से क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा, है ना, लेकिन जो मैंने बताया उसको एटलीस्ट जितना बताया, जैसे बताया वैसे करने की कोशिश करो। अच्छा, आगे बढ़ते एक लास्ट टॉपिक की तरफ। द्विपद सन्निकटन जय क्या बीमारी है? जय क्या बीमारी है? तो देखो, इसकी भी पूरे फिजिक्स में जरूरत 1-2 जगह ही पड़ती है, लेकिन अब क्या करें, है ना, जहां जो जरूरत पड़ेगी पढ़ना तो पड़ेगा हमें। हाँ, अभय सनातनी, इसको बहुत देर से परेशानी हो रही है कि सर ये प्यारी बिंदु कौन है? बेटा वो तो प्यारी बिंदु के बारे में तो तुझे पता होगा, मैं तो गाना गा रहा था बस। देख, द्विपद सन्निकटन क्या होता है ना, ये इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो अब ये क्या बीमारी है और इसका यूज कब करना है, इसका पूरे फिजिक्स में जरूरत 1-2 बार ही पड़ेगी, है ना, लेकिन ये क्या है ये समझ लेते हैं हम। ग्रेविटेशन, बिल्कुल सही बात, है ना। तो यहां पर इसमें हम कैसे कर सकते हैं या क्या करना होता है? तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ समीकरण हो, 1 + x की पावर n, क्या हो? 1 + x की पावर n, x कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 + x की पावर n होना चाहिए, 1 + x की पावर n होना चाहिए। तो इसमें अगर x बहुत छोटा हो 1 से, है ना, यदि x बहुत छोटा हो जाए 1 से, तो हम इसका मान लगभग जो है वो लिख सकते हैं 1 + nx। क्या लिख सकते हैं? ये n को आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये n को आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, केवल कब करेंगे n को आगे मल्टीप्लाई? जब यहां पर यह वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो। कौन? x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। जैसे इस पे 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं ना, बस यही था, द्विपद सन्निकटन खत्म हो गया, लेकिन इस पे एग्जाम्पल करना होंगे 1-2 एग्जाम्पल। चलो भाई, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान के चल, मेरे को कभी किसी ने बोला कि सर आप हमें 0.999 की पावर 1/3 की वैल्यू निकाल कर बताओ, है ना। वैसे कोई बोलेगा नहीं इतनी बुरी बात हमें कभी, लेकिन अगर मान के चलो 1/3 की जगह 1/2 कर लेते, थोड़ा आसान कर देते हैं। 1/2 इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, मतलब रूट में दिया हुआ है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं √0.999, है ना, ये वैल्यू निकाल कर बताओ। तो तोते उड़ गए सर, ये कैसे करेंगे? तो ये कैसे करना होगा? तो इसको करने के लिए यहां पर हमारे पास, है ना, यहां पर हमारे पास द्विपद सन्निकटन काम आएगा। कैसे काम आएगा? देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 - 0.001। अब पहले तो ये खतरनाक गणित आना चाहिए। ऐसा समझ, ये है 1000,
1000, 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या 999 आएगा? क्या 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो 999 आएगा? क्या 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो 999 आएगा? आएगा, 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 बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार से हमने यहां पर क्या लिख दिया, ये था 0.999, तो इसको लिख दिया 1 माइनस 0.001। ये 1000 है, 1000 में से या मुझे 999 लिखना है, तो इसमें 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं, या 1 माइनस 0.001 लिख सकता हूं, मतलब पॉइंट मैंने खसका लिया। तो अगर ये लिख सकता हूं तो अब मेरे को क्या द्विपद सन्निकटन काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? सर आपने तो यहां पे प्लस बोला। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1 माइनस एक्स की पावर एन भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन भी हो सकता है ना। तो यहां पर अगर हम चाहे तो ये जो वैल्यू है इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये 0.001 1 से बहुत छोटा है, तो मैं यहां पर जो 0.999 की पावर 1/2 है, इसे लगभगाते हुए लिख रहा हूं 1 माइनस 0.001 की पावर 1/2। और अब मैं इसे द्विपद सन्निकटन द्वारा या अप्रोक्सीमेशन द्वारा लिखूंगा 1 माइनस, अब इसे आगे मल्टीप्लाई कर लू, 1/2 इंटू 0.001। ये आंसर आ गया। हाँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बच्चा बोल रहा है, प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा बोल रहा है कि सर इसे मैं 1/1000 भी लिख सकता हूं। ये वही लिखा हुआ है, ये 1/1000 ही लिखा हुआ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 1/1000 ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या होगा? इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, अच्छा इसको डिवाइड हो रहे सर, मेरे तो पूरे गांव के तोते उड़ जाएंगे इसको डिवाइड करने में। इसे लिख सकते हैं 0.0005। करो 0.000.001 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? ये आएगा, देखो 0. ये 0 ऐसा कैसा, ये 0 ऐसा कैसा। अब 1/2 जो होता है वो सिर्फ 0.5 होता है, या यहां पर एक और 0 लगाकर 5 लिख सकता हूं मैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे थोड़े दिन पहले सब कुछ डिफिकल्ट पढ़ाओ, अब इसमें ही उनकी हालत टाइट हो गई। देखो भाई, ये क्या होगा? ये होगा 0.9995 आंसर आएगा, 0.9995 आंसर आएगा। ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं द्विपद सन्निकटन से। हमें क्या करना होगा, हम ये जो नंबर दिया, वैसे देखो चिंता मत करो, ये केवल और केवल अभी जब टेस्ट होगा बेसिक मैथ्स का, या इसके अलावा, है ना, इसके अलावा हम जब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली चीजें काम आ सकती है हमें, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें फिजिक्स में एज सच कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये केवल जब स्टार्टिंग के जो टेस्ट होंगे उसमें हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या किया हमने, हमारे पास था 0.999, है ना, या आप मान के चलो ये लिखा हुआ था 999। तो इसको मैंने 1 में से माइनस कर लिया। क्यों माइनस कर लिया? क्योंकि मुझे 1 प्लस एक्स की पावर एन वाला सूत्र बनाना है, या 1 प्लस एक्स भी हो सकता है, 1 माइनस एन भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहां पर ये वाला जो सूत्र बना, इसका रूट, ये क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन है कि भैया इसका मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना था आपको। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर इसे 1 में से माइनस कर लिया। अब एक मूर्ख पूछ रहा है सर 1 में से क्यों माइनस किया? तू क्या करना चाहता है, उसको 1 में से प्लस करके आंसर लेकर आएगा? संभव ही नहीं है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया यहां पर 9 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 1 में से कितना माइनस करूं कि 9 आ जाए, या 1000 में से कितना माइनस करो, तो वही वाली बात है 0.999 लिखा हुआ है।
तो एक में से माइनस करा, तो एक में से 0.001 को माइनस करेंगे तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या मिला मुझे, इसे 1 और x के रूप में लिख दिया। अभी मेरा x के 0.001 और ये n क्या हो गया, 1/2 हो गया। n कोई भी वैल्यू हो सकती है जो इसके घात में होगी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर इसमें द्विपद सन्निकटन लगाया। तो क्या कहता है द्विपद सन्निकटन कि सर ये जो n है इसे आगे मल्टीप्लाई कर लो, ये जो n है इसे आगे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पावर हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पावर हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर ये 1/2 था, उसको मैंने आगे मल्टीप्लाई कर लिया। तो आगे मल्टीप्लाई करते ही हो गया 1 - 1/2 इंटू 0.001। तो ये हो जाएगा, देखो इसको डिवाइड करो तो ये 0 0 2 0 ऐसे कैसे आ गए। अब ये 1/2 है, 1/2 मतलब आधा मतलब 0.5, तो ये 0 और ये 5 फिर से लिख दिया मैंने यहां पर, फिर इसको माइनस करा तो ये आंसर आ गया मेरा। हाँ, यहां हमेशा एक ही होना चाहिए, यहां 2 4 8 10 15 कोई संख्या नहीं होगी, यहां पर एक ही आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। क्लियर है कहानी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 1-2 मैंने होमवर्क में दिए, एक बार आप ट्राई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते। 1/2 कैसे है बेटे, रूट लिखा हुआ ना, ये वर्गमूल मतलब रूट होता है। ये सवाल में दिया है, ये मैं घर से लेकर नहीं आया और ना तो तेरे घर से लेकर आ सकते हैं, सवाल वाला देगा तभी तो 1/2 करेंगे। शाहीन परवीन बेटा आप ही को बोला जा रहा है ये, है ना, कि यहां पर 1/2 क्यों आया, क्योंकि रूट में है, वो रूट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अगर यहां पर 2 आ गया, वर्ग आ गया, तो यहां पे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई समस्या नहीं है, आंसर वही रहेगा, फिर भी करना वैसे ही है। अच्छा, अब इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि चीजें हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान के चलो हमारे पास वैसे ग्रेविटेशन में हमें काम आएगा आगे, उसी का एक एग्जांपल करवा रहा हूं, है ना। ये ऐसा होता है कि अगर मान के चलो हमारे पास पृथ्वी है, तो पृथ्वी में h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है ना। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसे हम लिखते हैं gh। ये होता है g इंटू RE अपॉन में RE प्लस h का स्क्वायर, RE अपॉन में RE प्लस h का स्क्वायर। लेकिन अगर मान के चलो कि हमारे पास यहां पर ये वर्ग तो है, लेकिन ये ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा ना होकर हम बात करें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, या इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन से हम इसको क्या घुमा सकते हैं, या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या द्विपद सन्निकटन से क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे GH बराबर होगा G, अच्छा हम इसे लिखेंगे RE प्लस H अपॉन में RE की घात -2। देखो इन दोनों में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, क्या इन दोनों में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हाँ सर, आपने इसको घुमा दिया, तो घात को माइनस कर लिया, है ना। माइनस घात का मतलब ये होता है, मैंने तुम्हें सिखाया था कि माइनस घात मतलब वो चीज घूम जाएगी। अच्छा सर, घूम गई, तो अब क्या यहां पर 1 प्लस के रूप में, क्या ये 1 प्लस के रूप में बना, क्या ये ऐसा कुछ रूप बना, नहीं सर ये तो नहीं बना। तो अभी हमें इसको और बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे हम GH बराबर G। अच्छा, अब इसको मैं बीच में से तोड़ रहा हूं, तो ये हो जाएगा RE अपॉन में RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और h क्या है, ऊंचाई है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पे लिख लो, चाहो जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल ही अनपढ़, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़े, अपनी जिंदगी में 11वीं पास ही नहीं करी, जो केवल 5वीं के बाद में अपनी जिंदगी में ठाने थे कि अब हम 5वीं कक्षा में आ गए हैं, तो हम आज से 6-7 साल बाद एक SP सर नामक आदमी आएंगे, उनसे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा जिंदगी में कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। हम हमारा दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, हम सारा दिमाग बचा कर रखेंगे। तो जो लोग ऐसा सोच लिए थे आज से 5-6 साल पहले, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं भैया कि गुरुत्वीय त्वरण होता है G, ये H ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण है
है ना, ये आर ई है पृथ्वी की त्रिज्या और एच ऊंचाई है, सतह से एच ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर अब वो समय आ चुका है कि जो तुमने अभी तक अपना दिमाग जो है बचा कर रखा था, इसको बिल्कुल भी खर्च नहीं करा, बिल्कुल भी खर्च नहीं किया, है ना। मतलब ऐसा इतना शुद्ध दिमाग है, इतना शुद्ध दिमाग है सर कि अगर, है ना, एक वो वाला डायलॉग तो पुराना हो गया कि मार्केट में बेचने जाओ तो अच्छे दाम में बिक जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो इतना ज्यादा शुद्ध है, इतना ज्यादा शुद्ध है कि अगर हम उसे गंदे पानी से भी धोए तो भी उसे कुछ ना होए। ठीक है, ऐसा होता है ना, किसी भी चीज को गंदे पानी से धो तो एकदम गंदी सी दिख जाती है, लेकिन तुम्हारा तो अलग लेवल स्वच्छ हो चुका है, एकदम कोटिंग चढ़ी हुई दिमाग पे। ठीक है, तो अब उस कोटिंग को हटाओ और जो बता रहा हूं उसे समझो, है ना। हाँ, जी की वैल्यू 9.8 होती है, वेरी गुड। देखो एक बच्ची पढ़कर आई है, तो यहां पर 9.8 जी की वैल्यू होती है। अब मैंने क्या किया, बीच में से तोड़ दिया इसे, ये हो गया h अपॉन में आर ई की घात -2। क्या अब द्विपद सन्निकटन लग जाएगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पर हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी, अच्छा आरी से आरी कट जाएगा और यहां पे 0 बचेगा। देख मैं बोल रहा हूं ना, तेरा दिमाग बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिया गया। ये आरी से आरी कटेगा, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएगा h अपॉन में आर ई की घात -2। अच्छा, क्या अब द्विपद सन्निकटन लगा दे? हाँ, क्यों? क्योंकि देख यहां पर 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ये पूरा एक्स हो गया हमारे लिए, ये पूरा x हो गया। तो अगर हमारे पास h की वैल्यू बहुत कम है आर ई से, या हम लिख सकते हैं 1 या h अपॉन में आर ई बहुत कम है 1 से, है ना, ये आर ई नीचे आ गया। तो मैं यहां पर जो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है मेरे प्यारे बालक, तो h ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 1। अब ये -2 है, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना परवीन भैया, यहां देखो ये -2 है, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2 कहां से आ गया? ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई करते, ये वही तो सिखा रहा हूं मैं तुझे, ये द्विपद सन्निकटन का सूत्र होता है कि जो n है इसे आगे मल्टीप्लाई कर लो। तो यह जो -2 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब प्लस इंटू -2 h अपॉन में आर ई, या इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम g इंटू 1 - 2h अपॉन में आर ई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? आपको क्वेश्चन में अभी बेसिक मैथ्स का जो क्वेश्चन होगा, है ना, वह क्या होगा? आपको बोलेगा कि भैया ये फॉर्मूला है, इसमें द्विपद सन्निकटन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? यदि h का मान बहुत कम है आर ई से, तो द्विपद सन्निकटन लगा के फॉर्मूला बनाओ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? h ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, h ऊंचाई पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो g इंटू 1 - 2h अपॉन में आर ई होगा। क्लियर है कहानी? आया समझ में, है ना। तो यहां पर बस ये जो है मैंने गणित किया, बीच में गणित किया, इसको घुमाया, फिर बीच में से काटा, बीच में से तोड़ दिया। जब भी ऐसा है तो बीच में से तोड़ सकते, तो एक आर ई इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ये दोनों क्या, ये दोनों के पास में ये नींव है, ये इसकी छत पे 2 लोग बैठे हुए, तो ये जब टूटेगा तो दोनों को मिलेगा बराबर बराबर। तो यहां पर ये आर ई जारी, तो ये आर ई जारी, तो ये 1 बच रही, और यहां पे 1 प्लस h अपॉन में आर ई, और उसके बाद में हमने इसको आंसर लिख दिया। क्लियर है मामला? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये द्विपद सन्निकटन को लेकर सारी इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब हम निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ चुके हैं, अब हमें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना है ग्राफ का, है ना। ग्राफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बातों में से एक है, जिसका इंतजार बेसब्री से था, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ हम क्यों पढ़े, और ग्राफ हमें क्या काम आएंगे? तो फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, या इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई पूरा पेपर उठा के देख लो, आपको कम से कम 5 से 7 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ग्राफ पूछा गया है, या ग्राफ के बलबूते पे आंसर आता है, या ग्राफ अगर नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। स्पेशली जो क्लास 12वीं में है इस साल, उनके लिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए ग्राफ? क्योंकि ग्राफ बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं ना, आपको बोलेगा भैया बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब ग्राफ
होते क्यों है इस दुनिया में, है ना। सबसे पहली बात तो ये समझते हैं बिल्कुल जीरो ऑप्शन से कि ग्राफ बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई इस दुनिया में ना। ऐसा इंसान को कौन सा कीड़ा काट खाया था कि उसने सोचा मैं ग्राफ बना दूं, है ना। उसने क्या सोचा, मैं ग्राफ बना दूं, है ना। एक बच्चा बोल रहा है एमपी बोर्ड से नहीं पूछते, बेटा एमपी बोर्ड से ही हूं मैं एमपी से ही हूं, है ना। एमपी बोर्ड की किताब उठा के देख ले, तेरे को कम से कम 50 ग्राफ मिल जाएंगे पूरे फिजिक्स में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल में पूछे गए हैं, है ना। और हाँ, पूछे नहीं जाते लेकिन तू ग्राफ बना कर नहीं आएगा ना, फेल हो जाएगा। 12वीं फेल कहलाएगा तू, 10वीं पास 12वीं फेल, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तेरी फिर ना। क्योंकि 12वीं में बहुत बार बोर्ड में ग्राफ वो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, लेकिन अगर तू बना कर नहीं आएगा तो नंबर कट जाएंगे। फिर बाद में सोचता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, इस दुनिया में सब बुरा मेरे साथ ही क्यों करते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी है ना। जो बोला गया था वो पूरा करके आया नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा देखो, अब ये शब्दों का खेल लग रहा है मुझे। एक बच्चा मुझे लगता है कि उल्टा बोलना चाह रहा है ना। नहीं आते हैं या नहीं सर आते हैं ग्राफ आते हैं, है ना। नीट में भी बहुत ज्यादा आते हैं। चलो देखो, तो अब ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है वो कहां मतलब ग्राफ पहले क्यों बनाए हम, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ना। ग्राफ क्यों बनाऊं मैं, नहीं बनाना सर मेरे को ग्राफ। देख, ग्राफ बनाने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुझे समझाऊं कि यहां पर एक चिंटू नामक बालक है। अच्छा पहले बता दो यार, किसी का नाम चिंटू है क्या? क्या किसी का नाम चिंटू है? क्या किसी का नाम चिंटू है? हाँ चल, बिहार बोर्ड में नहीं आता, मत पढ़, कोई दिक्कत नहीं। किसी का नाम चिंटू तो नहीं है, पिंटू है, बहुत बढ़िया। अब चिंटू जो है वो अपनी BMW लेकर, क्योंकि पिछले साल चिंटू ने नीट 2023 के पहले BMW खरीद ली थी, तो चिंटू अपनी BMW लेकर मुन्नी से मिलने गया। तो चिंटू से पूछा गया कि जब वो अपनी BMW लेकर मुन्नी से मिलने जा रहा था तो कैसी गति करी उसने। तो चिंटू ने बहुत विचित्र रूप में समझाया। उसने बोला कि पहले मैंने गाड़ी चालू करी, तो हमने बोला ज्ञान मत दो, गाड़ी चालू करने के बाद क्या किया, है ना। तो ऐसा तो ना बताओगे कि दरवाजा खोला, हम बैठे, सीट एडजस्ट करी, चाबी लगाई, चाबी घुमाई, गियर चढ़ाया, गाड़ी चालू हुई, गाड़ी में आवाज आई भर, फिर उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ी। हमने बोला उसमें फिजिक्स नहीं है, गाड़ी कैसे चली ये समझाओ। तो अब जब गाड़ी चली तो उसने बोला कि गाड़ी चली पहले नियत त्वरण से। मतलब मैं देखो गाड़ी में बैठता तो गाड़ी कैसे करता, गाड़ी स्टार्ट करता, ऐसे गाड़ी आगे बढ़ी। तो गाड़ी आगे बढ़ी, तो गाड़ी आगे बढ़ी तो वह एक नियत त्वरण स्पीड बढ़ती गई। फिर उसने बोला कि भैया मैं आगे खाली रोड मिल गई, फिर मैंने कांस्टेंट स्पीड से चलाते रहे, है ना, नियत वेग से चलती रही 5-10 सेकंड के लिए। फिर उसके आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया तो फिर मैंने ब्रेक लगा दिया। फिर उसके बाद में स्पीड ब्रेकर पार किया, फिर उसके बाद में मैंने कुछ त्वरण से गाड़ी चलाई। फिर उसके बाद में नियत वेग से चलाते रहा। फिर मेरे को लगा कि अरे मुन्नी मेरा इंतजार कर रही है, तो मैंने स्पीड बढ़ा ली। फिर स्पीड बढ़ाने के बाद में मैंने सोचा इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा तो शायद पता चला मुन्नी की जगह भगवान के पास ना पहुंच जाऊं, तो उसने फिर अपनी स्पीड धीमी कर ली, नियत स्पीड से चलाने लगा। फिर उसके अंदर से सामने मुन्नी दिखाई दे गई, तो उसने फिर ब्रेक लगाए। फिर ब्रेक लगाने के बाद में सामने एक और गाड़ी आ गई तो गाड़ी रोकनी पड़ गई। फिर उसके बाद में मुन्नी और थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में स्पीड और बढ़ाई उसने। फिर उसके बाद में नियत स्पीड से चलता रहा। फिर उसके बाद अल्टीमेटली मुन्नी के पास पहुंच गया, ब्रेक लगाया, फिर मुन्नी गाड़ी में बैठी, फिर उसने स्पीड बढ़ाई। तो अगर इतनी लंबी कहानी है, इतनी लंबी कहानी, और मैं तुझे बोलूं कि ये सब कुछ लिख के बता, अब मैंने जो बोला है ना, अब जो मैंने बोला ये सब लिख के बता, है ना। अब मुन्नी गाड़ी में बैठ गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में तुझे मतलब नहीं है मुन्नी की गाड़ी में बैठने के बाद में क्या हो रहा है ना। अब वो उसकी जिंदगी है, उसे जी लेने दे। तो उसके पहले का जो फिजिक्स था उस पर ध्यान दे, है ना। मुन्नी और चिंटू गाड़ी में बैठने के बाद में क्या हुआ, यहां ध्यान दे तो बेटा। उसके पहले ध्यान दे जब चिंटू अकेला था।
तो इसके बाद में है ना, जैद बेटा मैं तुझे क्लास से भगा दूंगा, है ना, एक लड़का है मेरे टारगेट पे, हो सकता है एक दो दिन बाद क्लास में ना दिखे, ZAID। अभी कुछ बच्चों से कुछ एडवाइस भी दे रहे थे कि भाई तू शांति से बैठ क्लास में, और अब ये मैं खुद बोल रहा हूं शांति से बैठ। देखो, तो यहां पर ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को हमें एक छोटी सी फोटो में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक VT ग्राफ का। गाड़ी चली तो पहले वेग बड़ा, फिर उसके बाद में नियत वेग हो गया, फिर उसके बाद में स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड कम हुई, लेकिन रुकी नहीं गाड़ी चिंटू की, फिर स्पीड कम हुई, स्पीड ब्रेकर से कूदा, फिर स्पीड बड़ी, फिर और तेज हो गया, फिर नियत स्पीड से आ गया, फिर मुन्नी मिल गई, वो रुक गया। तो ये जो इतनी बड़ी कहानी थी उसको मैंने बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान तरीके से एक ग्राफ द्वारा चिन्हित कर दिया। अब इस ग्राफ से, है ना, ये ग्राफ से तुझे क्या क्या पता चला, इस ग्राफ से, है ना, बहुत सारी बातें पता चल रही है। सर यहाँ पे वेग बढ़ रहा था, नियत हो रहा, कम हो रहा है, नियत हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर नियत हो रहा है, फिर कम हो रहा है, और फिर इसके अंदर इसका ये क्षेत्रफल वगैरह भी पढ़ेंगे, अच्छा से उसके क्षेत्रफल से भी और बातें पता चल सकती है, इसका ढाल वगैरह पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें जो है वो हमें पता चल गई यहां से, ठीक है। तो अब ये जो इतनी सारी बातें हमें यहां से पता चली, तो वो इस छोटे से ग्राफ में सारा चिन्हित हो गया। तो इसीलिए हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि अगर हमारे पास दो चीजें हो तो उनके मध्य संबंध जो है वो हम ग्राफ द्वारा ज्यादा अच्छे तरीके से चिन्हित कर सकते हैं। जैसे यहां पर वेग और समय के मध्य संबंध है ना, तो कैसा संबंध है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, वगैरह सारी बातें तो ग्राफ द्वारा चिन्हित करते हैं। तो क्या पहले तो ये फील आया कि ग्राफ पढ़ना है हमें? क्या पहले सभी को यह फील आया कि ग्राफ पढ़ना है हमें, हाँ या ना? अगर फील आया तो पढ़ेंगे, वरना छोड़ देंगे, हम और कुछ पढ़ लेंगे। क्या अब सभी को लगता है कि हाँ सर ग्राफ तो पढ़ना चाहिए? देखो, जब तक तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी ना कि अच्छा हाँ ये मुझे करना चाहिए, तो तुम करोगे। और अगर तुम्हें जरूरत महसूस नहीं है किसी भी चीज की, फिर तो अरे नहीं मैं तो कर लेता हूं, तो फिर तो वो मन अधूरा रहेगा, है ना, अधूरा रहेगा, उससे तुम्हें कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, ठीक है। उससे तुम्हारा कोई कंक्लूजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब तुम नतीजे तक नहीं पहुंच पाओगे, या तुम जो चाहते थे वो कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुमने सोचा मुझे नीट की एग्जाम निकालने, अगर तो तेरे अंदर लगन है, तेरे अंदर तो एक इच्छा है कि नहीं यार चाहे जो हो जाए मुझे नीट की एग्जाम निकालनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर बनना है? क्यों? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर नीट की एग्जाम निकालनी, डॉक्टर बनना। क्यों? क्योंकि सर हमारे पापा ने एडमिशन करवा दिया, हमारे घर वाले बोल रहे थे। नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर नीट नहीं निकलेगा। जब तक खुद के मन में नहीं आएगा कि हाँ सर मुझे नीट की एग्जाम निकालनी है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ आगे करना है, कुछ बढ़िया करना है, और मुझे मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी भला करना है। अगर आज सर हम 2 कमरे के घर में रह रहे या 3 कमरे के घर में रह रहे, कोई छोटे गांव में छोटी जगह पर रह रहे, तो मैं चाहता हूं कि आज जहां चिंटू खड़ा है वहां कल मैं खड़ा हूं, मेरे पास भी एक BMW हो, और मैं भी किसी बड़े शहर में रहूं, मैं भी किसी बड़े से फ्लैट में रहूं, मैं भी कुछ सुख सुविधाओं का अनुभव करूं, और अपने घर वालों को मेरे साथ ले जाऊं वहां से बाहर। तो अगर इस प्रकार की कुछ तुम्हें अंदर से आग है तो ही तुम नीट निकाल पाओगे। देखो, तो अब ग्राफ क्यों पढ़ना है समझ में आ गया। अब ग्राफ किस किस चीज का पढ़ना है हमें, है ना, किस किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो अगर हम संबंधों की बात करें, मतलब हमारे पास रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, हाँ। अब हम यहाँ पे चिंटू और मुन्नी के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं? V और T, वेग और समय के मध्य, या कोई भी 2 भौतिक राशियों के मध्य संबंध, है ना। लिख लो भैया, वरना रिलेशन सुनकर पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आ जाए। लिखो, 2 भौतिक राशियों के मध्य, दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध लिखना है हमें, इधर उधर के संबंधों पे ध्यान ना दे। तो अब, है ना, यहां पर अगर 2 भौतिक राशियों के मध्य संबंध है तो वह, हाँ
रुक जा। देखें यहां पर दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध है, तो यह कैसा संबंध हो सकता है? कैसा संबंध हो सकता है? जैसे ये दोनों के बीच में समान उपाधि का संबंध हो सकता है। मतलब सर एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे, एक एग्जाम्पल से। जैसे वेग समान उपाधि है समय के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। या स्क्वायर वाला संबंध हो सकता है। कैसा? जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में पढ़ते, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी समान उपाधि है v के वर्ग के। या हम संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पढ़ते हैं पी स्क्वायर। ये नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊंगा ये सब कुछ ना। पी स्क्वायर बटे में 2m बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, या पी स्क्वायर समान उपाधि है गतिज ऊर्जा के। तो ये सारे संबंध, जैसे ये स्क्वायर वाला संबंध, ये समान उपाधि सरल रेखाओं का संबंध हो गया, ठीक है। या इसी प्रकार से व्यक्त क्रमानुपाती का भी संबंध हो सकता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मान के चलो मैंने बोला दाब नियत है, किसी भी गैस के लिए दाब नियत है, तो पीवी इक्वल्स टू नियत हो चुका है। तो पीवी इक्वल्स टू नियत हो चुका है, या मैं लिख सकता हूं पी व्यक्त क्रमानुपाती है वी के, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इस प्रकार का संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से कोई सर्कल बन सकता है ना, जो आरेख है वो जो है सर्कल बन सकता है, मतलब वृत्त बन सकता है। कोई कण वृत्त में घूम रहा है तो उसमें उसकी दूरी और समय के मध्य संबंध। या दीर्घवृत्त बन सकता है, परवलय बन सकता है। जैसे यहां पर यह स्क्वायर वाला जो है वो परवलय कहलाता है, या परवलय बनता है, सॉरी कहलाता नहीं, परवलय बनता है। ये जो संबंध है परवलय, ये ग्राफ जो इसका परवलय बनता है, यह सरल रेखा बनता है। ठीक है। इसी प्रकार से हमें दीर्घवृत्त के अलावा हमें और क्या पता चल सकता है? दीर्घवृत्त के अलावा अति परवलय का भी बन सकता है। अति परवलय कब बनता है सर? ये जहां पे इनवर्स का फंक्शन होता है, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं अति परवलय। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो है अब हमें पढ़ना है कि ये अगर समीकरण होंगे तो इनके ग्राफ कैसे दिखाई देते हैं और कब कैसा समीकरण होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, बॉयल्स का नियम लिखा, वेरी गुड, ठीक है। तो यह अब हमें एक एक करके पढ़ना है। तो अब हम यहां पर पहले काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी या वेग, समय, दाब, आयतन, ये सब नहीं लिखेंगे। हम एक्स और वाई के मध्य ही संबंध पढ़ेंगे ना, एक्स और वाई के मध्य ही संबंध पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक्स और वाई के मध्य संबंध जो होंगे उसी को फिर हम बढ़ाकर v और t के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि x और y क्या है? x और y अचर है, वो कोई भी राशि हो सकती है। तो पहले हम x और y के मध्य कैसा संबंध हो ताकि वो सरल रेखा बने, ताकि वो परवलय बने, ताकि वो अति परवलय बने, ताकि वो वृत्त बने, ताकि वो दीर्घवृत्त बने। तो एक एक करके सारी चीजें अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या यहां तक की कहानी सबको एकदम बिंदास तरीके से क्लियर है? बहुत जोरदार तरीके से क्लियर है? हाँ, ग्राफ 2D के लिए हो गया, 3D ग्राफ ओ भैया रुक जा, है ना। 3D ग्राफ तो क्या ही करेगा, 3D ग्राफ नहीं बनाते हम, 2D ग्राफ ही होंगे ये सारे। चलो क्लियर है मामला, आगे बढ़े हम। आप हंस रहे, अब एक बच्चा उसमें परेशान हो गया। अरे मैंने जब मोटिवेशन दिया था, मैंने बोला था कि चिंटू ऐसा ही चिंटू तुम भी बन सकते हो, तुम्हारे पास भी BMW हो। तो 2-4 लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसी मुन्नी तो हम भी डिजर्व करते हैं, है ना। तो मुन्नी भी मिलेगी, BMW भी मिलेगी, लेकिन पहले BMW फिर मुन्नी, है ना। पहले मुन्नी मिल गई तो BMW कभी नहीं आ पाएगी। बहुत, है ना, गौर फरमाने वाली और बहुत डीप मीनिंग वाली बात बोल रहा हूं मैं कि अगर पहले मुन्नी मिल गई तो BMW कभी नहीं आ पाएगी। पहले BMW आनी चाहिए तो मुन्नी अपने आप आ जाएगी। हाँ, घटता बढ़ता ढाल वाल सब बताएंगे हम, चिंता मत करो। चलिए तो अभी हम शुरुआत करते हैं सरल रेखा से। सरल रेखा का ग्राफ कब बनता है और कैसे बनता है? जब भी हमारे पास दो भौतिक राशियों के मध्य संबंध है
और दोनों एक दूसरे के समान उपाती है। दोनों एक दूसरे के क्या है? समान उपाती है। समान उपाती है मतलब कि x समान उपाती हो जाए या y समान उपाती हो जाए x के, है ना, मतलब एक दूसरे के साथ साथ बढ़ रहे हैं। जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े, जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े, तो यह क्या कहलाता है? समान उपाती कहलाता है। और जब भी ऐसा संबंध होगा तो यहां पर सरल रेखा बनेगी। जब भी ऐसा संबंध होगा तो यहां पर सरल रेखा बनेगी। तो सरल रेखा बनेगी तो हम कैसा पता कर सकते हैं? यहां पर v और t, देखो इसको पता करने का एक और तरीका, v और t लिखे या x और y लिखे, बात बराबर ही है। इनमें दोनों की अधिकतम घात ब्रैकेट में लिख लो, मैक्सिमम घात या अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर 1 होती है ना। इसकी भी अधिकतम घात 1 है, इसकी भी अधिकतम घात 1 है। कोई भी समीकरण बने हो उसमें x और y की घात क्या है? एक ही बनना है ना। क्या बनना है? एक एक ही रहना है। x और y की घात एक एक ही रहना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं x बराबर, है ना, x बराबर, ये समानुपाती के जब भी चिन्ह हटाएंगे, देखो ध्यान रखो रे गांव वालों, यहां पर ध्यान दो, गौर से सुनो 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 सुनो, है ना, ढोल पिटते होते ना, सुनो 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 सुनो। आज से पूरे फिजिक्स में हर एक गांववासी ध्यान रखेगा कि जब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तब तब एक नियतांक आएगा, तब तब एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ना लगाने पर उसे नीट के दरबार में बुलाया जाएगा और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो कांस्टेंट लगाना या समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद में जब इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो उसके बाद में एक कांस्टेंट लगाना अति अनिवार्य है। हाँ, x समानुपाती y भी लिख सकते हो, दोनों बात बराबर, लेकिन मैं y बराबर x लिख रहा हूं क्योंकि मैं x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी, ऐसा चाह रहा हूं मैं। हाँ, ढोलक पूर्वासी, बहुत बढ़िया। छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। देखो तो अब यहां पर कांस्टेंट जो है वो m आया। अब ये m आएगा, कहीं पर k आएगा, कहीं पर g आएगा, कहीं पर क्या आएगा, है ना, सब के लिए अलग अलग होगा, है ना, सब के लिए अलग अलग होगा। और यहां पर क्या वैल्यू आएगी वो कभी हम पता नहीं कर सकते, मतलब वो पता करने का तरीका हर एक के लिए अलग अलग होगा। लेकिन यहां पर हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा लगाएंगे। जैसे यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं तो अब मेरे पास समीकरण बन चुका है y बराबर mx। क्या बन चुका है? y बराबर mx। यह एक सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? y बराबर mx जो है वो एक सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। पता कैसे करेंगे? अबे ये बोल तो रहा हूं, ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाएगा तो एक नियतांक आएगा, उसमें और क्या पता करना है तुझे, डोरेमोन? देख यहां पर y बराबर mx, तो m क्या है? m क्या है? m जो है यहां पर ढाल कहलाता है। m क्या कहलाता है? ढाल। अब इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। m जो है वह ढाल कहलाता है। ढाल, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप, अंग्रेजी में कहते हैं ढाल को स्लोप। और इसको हम कैसे चिन्हित करते हैं और क्या क्या कहानी होती है, उससे भी पहले हम एक बार यहां पर y बराबर mx से तो इसकी लाइन बनाकर देखते। तो दो तीन चीजें अब हमको पढ़ना है। पहले तो हम इसकी लाइन बनाकर देखेंगे, इसके बाद में हम ढाल को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लाइन बनाकर देखते हैं। तो एक बार हम बहुत छोटे बच्चे जब थे, बचपन में कभी हम ऐसा करते थे, गणित वाली मैडम ने सिखाया था कि जब भी हमारे पास कोई भी लाइन हो और उसे हमें ग्राफ पर बनाना है। कहां बनाना है? ग्राफ पर बनाना है। तो क्या तरीका सिखाया गया था तुम्हें बचपन में कभी? हाँ भाई, क्या तरीका सिखाया गया था? सर हमें यह तरीका सिखाया गया था, कि इसमें बिंदु बिंदु खेलो। क्या खेलो? बिंदु बिंदु खेलो। कैसे खेलना होता था सर? बिंदु बिंदु, यहां पर एक बार x में कुछ कुछ वैल्यू रखो, y की कुछ कुछ वैल्यू निकालो, फिर x में कुछ कुछ वैल्यू रखो, y में कुछ कुछ वैल्यू आएगी, फिर x में और कुछ कुछ वैल्यू रखो, y में और कुछ कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो कुछ 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 क्या होता है ये समझते हैं हम। तो यहां पर अगर मैंने
x की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू रखी 0, तो y की कुछ कुछ वैल्यू क्या आएगी? तो एक बार इसके लिए ना ऐसा, अरे तुम्हें कभी ये तुम्हें पढ़ाया कभी किसी ने अपनी जिंदगी में? मतलब तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में नहीं। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा डब्बा डब्बू बनाया और उसमें करा अच्छा यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या रखूंगी, y की वैल्यू कितनी आ जाए, फिर उससे बिंदु मिलता था, फिर उसको मिलाते थे तो लाइन बन जाती थी और इससे 10वीं पास होता है। आई बात समझ में? करा कभी? m का मान क्या होता है? m का मान क्या होता है यही तो हम पता करने के लिए आए हैं यहां पर। चलो देखो, तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। क्या मैंने सच बोला? x का मान 0 रखूंगा तो y का मान 0 आएगा यहां पर। क्या यह क्लियर है सभी को? हाँ, 10th में था, बिल्कुल सही बात, मतलब 10वीं पास हो। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? x का मान 1 रखा, मान के चलो मैंने x का मान 1 रखा, तो y का मान कितना आएगा? x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? तो सर y का मान m आ जाएगा, y का मान m आ जाएगा। x का मान अगर मैंने 2 रखा तो y का मान कितना आएगा? x का मान 2 रखा तो y का मान क्या 2m आ जाएगा। बोलो रे बाबा, बोलो रे बोलो। क्या कभी कुछ ऐसा करते थे? हाँ सर ऐसा तो करते थे। तो यहां पर अगर मैं ये बिंदु बनाऊं तो देखो, पहला बिंदु है 0,0, 0,0, यह है x, यह है y, 0,0, तो ये 0,0 यहां पर आएगा, बिल्कुल सही बात सर, 0,0 यहां पर आएगा। अगला है 1,m, क्या है रे बाबा? 1,m है, 1,m क्या है? 1,m, तो 1,m क्या हो सकता है? 1,m क्या हो सकता है सर? 1 मतलब x में 1 जाना है, y में m। सर m क्या है? मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता क्या? अरे बाबा क्या करेंगे अब? सर किसी को भी नहीं पता m क्या है, तो पता करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसे 1,m लिख देते हैं। ऐसे ही यहां पर कहीं बिंदु आएगा 2,m आएगा, अगला बिंदु क्या आएगा? 2,m आएगा, अरे आएगा 2,2m आएगा, 2,2m आएगा। तो यहां पर अगर हम इनको मिला दे तो क्या एक सरल रेखा बन जाएगी? क्या इनको मिला दे तो एक सरल रेखा बन जाएगी? बोलो ढोलकपुर वासियों, क्या इनको मिलाने से एक सरल रेखा बन जाएगी? क्या इनको मिलाने से एक सरल रेखा बन जाएगी? बिल्कुल सर, एक सरल रेखा बन गई। तो अभी जो सरल रेखा बनी है, ये जो सरल रेखा बनी है, इस सरल रेखा में हमें क्या क्या बातें समझ में आई, है ना? हमें यह समझ में आया कि सर यह एक सरल रेखा चाहे जो हो जाए मूल बिंदु से गुजर रही है। किससे गुजर रही है? मूल बिंदु से। मतलब y, mx, m का मान कुछ भी हो सकता, अभी मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस दुनिया में, लेकिन इतना पक्का है कि सर यहां पर y बराबर mx जब भी होगा तो यह मूल बिंदु से गुजरेगी। तो y बराबर mx में क्या होगा? मूल बिंदु से मूल बिंदु से गुजरती है ये लाइन, है ना? किन गलियों से गुजर रही है? मूल बिंदु से गुजर रही है ये वाली लाइन, ठीक है? ये है मूल बिंदु। अच्छा, आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, एक लाइन है ना? तो लाइन आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब हमें m क्या है सर ये समझा दो। तो m क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो, क्या ये वाला बिंदु तुम्हें पता चला? हाँ सर ये वाला बिंदु पता चला। ये बिंदु क्या है सर? ये बिंदु है 1,m। क्या है ये बिंदु? 1,m। तो 1,m तक तू कैसे पहुंचेगा? तो सर यहां पर मैं ये नहीं, मतलब 1,m क्या होता है? x में 1 चलूं और y में m चलूं तो ये 1,m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,m।
x में 1 चलूं और y में m चलूं तो 1, m हो जाएगा। बिल्कुल सर 1, m हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये वाला बिंदु क्या होता है, ये वाला बिंदु होता है 2, 2m। m क्या है मुझे नहीं पता, तो ये 2, 2m, तो यहां पर x में 2 चलूं, y में 2m चलूं तो ये 2, 2m हो जाता। तो ये ऐसे चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा चलते जाऊंगा, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे सर मुझे। ओके, तो इसमें m को हम कैसे समझे, तो m को हम ऐसा समझ सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जब भी अगर मैं x में 1 मीटर चलता हूं तो y में m ऊपर हो जाता हूं, y में m ऊपर हो जाता हूं। मतलब अगर मान के चल मैंने एक कदम आगे रखा, इस लाइन पे अगर मान के चल एक चीटा चल रहा है, तो अगर वो x में, अगर वो यहां से यहां तक चला तो वो चलना चाह रहा था x दिशा में, तो x दिशा में एक चला तो अपने आप y दिशा में m ऊपर हो गया, y दिशा में m ऊपर हो गया, वो अपने आप हो जाएगा। इसका और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं इसको हम, मान के चल कि तेरे पास एक रोड जो है वो ऐसी है, तो हम तो गाड़ी सीधी ही चलाना चाहते हैं, है ना, आज हम तो गाड़ी सीधे ही चलाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी ऐसी चलेगी। क्यों सर, रोड ऐसा था तो गाड़ी भी ऐसी ही चलेगी, तो हम गाड़ी तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमारी ऊपर भी जा रही है, तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि x में एक इकाई बढ़ने पर y में m इकाई बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। अब ये बता, m का जितना ज्यादा मान होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x में उतना ही बढ़ेंगे, लेकिन y में और ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर चले जाएंगे। देखो यार, जिसको भी जाना होता है मेरी क्लास में, मैंने तुझे 3 बार बोल दिया, अगली बार मैं बोलूंगा नहीं, अगली क्लास में भगा दूंगा सीधे। जिसको भी लगता है कि 5:30 बज चुके हैं, क्लास खत्म करनी है, क्लास बंद कर चले जा, है ना। देख एक बार मैं बंद करके बता दो, बंद करो चले जाओ, लो बंद हो गई क्लास, छुट्टी, जाओ, छुट्टी हो गई, क्लास खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, क्लास खत्म हो गई छुट्टी। हाँ, जिसको जाना चले जाओ, हो गई छुट्टी। हाँ, अब जिसको पढ़ना है वो देख लो, बाकी जिसको जाना है वो मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल के ऊपर कपड़ा डाल दे, बंद हो गया, ईयरफोन निकाल दे कान में से, खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। देख, अब जिसको पढ़ना है वो समझ ले यहाँ पर कि x में 1 बढ़ेगा तो y में m बढ़ेगा। अच्छा, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा x में चलते जाओगे y में, है ना, अगर m का मान बड़ा है, मान के चलो m बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ऊंचा ज्यादा जाएगा। x का मान कम है मतलब m का मान कम है, मतलब m का मान क्या हुआ कि सर x में 1 मीटर बढ़े, लेकिन m का मान कम होगा तो y में कम उठेगा, है ना। जैसे मान के चल यहां पे 2 लाइन है, ये रही एक लाइन और ये रही दूसरी लाइन। अब इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है सर, इसमें ऐसी बहुत ऊंची लाइन जा रही है, इसमें ऐसी लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर जब मैं x में 1 मीटर चलूंगा तो मैं बहुत ऊपर चले जाऊंगा, लेकिन यहां पर x में 1 मीटर चलूंगा तो उतना ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो इसमें m छोटा है, इसमें m बड़ा है, m का कोई भी मान आ सकता है, m का कोई भी मान आ सकता है। तो m को हम क्या बोलते हैं अब, तो हम m को हम ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढाल, क्योंकि यह हमें यह बता रहा है कि x में आगे बढ़ेंगे तो y में कितना जाएंगे, तो m को क्या बोलेंगे, m को हम बोलेंगे ढाल।
क्या होता है m, ढाल या स्लोप। तो स्लोप का फील आया सभी को कि स्लोप जिसका ज्यादा उतना y में ज्यादा बढ़ेगा। तो ये स्लोप की पहली परिभाषा हो गई, पहली परिभाषा कि x में इकाई बढ़ेंगे तो y में m बढ़ेंगे। तो m क्या है एक्चुअल में? स्लोप। तो y में कितना बढ़ेंगे उसे क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। दूसरी परिभाषा कि चढ़ना हुआ मुश्किल, m ज्यादा या m अधिक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ चढ़ना हुआ मुश्किल चढ़ना हुआ कठिन। देसी शब्दों में पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, देसी शब्दों में पूरी परिभाषा लिखवा रहा हूं, है ना। चढ़ना हुआ मुश्किल या चढ़ना हुआ कठिन, तो जिसका m ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान के चल मैंने तुझे बोला कि यहां पर खड़े हो जा, है ना। चिंटू को हमने मूल बिंदु पे खड़ा कर दिया, दो रास्ते दिए, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता। तो कौन सा रास्ता ज्यादा मुश्किल है? तो सर जिसका ढाल ज्यादा है उसमें हम बोलेंगे कि चढ़ना कठिन है। तो इसमें ढाल ज्यादा, चढ़ना कठिन, इसमें ढाल कम, चढ़ना आसान। दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा भी देखते जा। तीसरी परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा थी। तीसरी परिभाषा, फिसलना हुआ आसान। मतलब अगर इस पे से फिसलेगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा जिंदगी का, ज्यादा मजा नहीं आएगा। इस पे से फिसलेगा बहुत मजा आएगा, एकदम सब पदने से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो उसमें ज्यादा धक धक होएगा, है ना। जैसे कुछ वो दिखाते ना, ऐसे फिसल पट्टी टाइप रहती है वो वाटर पार्क वगैरह में, है ना। तो उसमें ऐसी एकदम स्लाइड ऐसी जुप पकड़ के नीचे जाती है, तो उसका ढाल बहुत ज्यादा, तो ढाल ज्यादा, तो इसका ढाल ज्यादा, इसका ढाल कम। तो ये ढाल ज्यादा मतलब क्या समझेंगे हम कि ढाल ज्यादा मतलब चढ़ना हुआ कठिन या फिसलना हुआ आसान। ये दो परिभाषा हमें ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो सर ढाल की वैल्यू क्या आई? ढाल की वैल्यू, सर ये तो फील ले लिया हमने, ये सब क्या था? फील। क्या सभी को अल्टीमेट फील आया ढाल का? बिल्कुल सर, ढाल का अल्टीमेट फील विद एसपी सर। एसपी सर के सभी चीतों को ढाल पूर्ण रूप से फील आई। अब फील तो आ गया सर, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर तुम्हें यहां पर पहुंचा दिया जाए तो तुम x में 1 चलोगे और y में m चलोगे तो तुम इस बिंदु पे पहुंच जाओगे। तो ये m क्या है, कैसे पता कर सकते हैं? तो यहां पर ये त्रिभुज सा बन रहा है। हाँ सर त्रिभुज दिखा मेरे को, तो सर मेरे को नहीं दिख रही, देख ले, तू भी देख ले रे भाई, ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है क्या? अरे बाबा जी, हाँ अब दिखा सर। तो इस त्रिभुज में अगर मान के चलो मैंने बोला तुम्हें कि m की वैल्यू निकालनी है, तो सर अभी त्रिकोणमिति पढ़कर आ रहे हैं हम त्रिकोणमिति पढ़कर आ रहे हैं। तो इसमें हमें ये, अभी मुझे कर्ण नहीं निकालना, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है? मुझे m निकालना है। तो m मतलब ये कोण से संबंध स्थापित कर सकता हूं मैं। यहां पर लिख सकता हूं tan थीटा। क्या लिख सकता हूं? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया है ढाल की। tan थीटा बराबर हो गया ढाल के। क्यों सर tan थीटा ढाल कैसे हो गया? अरे देख, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है m, आधार है 1। लंब है m, आधार है 1। तो अल्टीमेटली tan थीटा बराबर हो गया m। मतलब मुझे अगर मुझे tan थीटा निकालना है या m निकालना है तो मैं tan थीटा से निकाल सकता हूं। किससे निकाल सकता हूं? tan थीटा से। tan थीटा की वैल्यू से मान के चलो मेरे को कोण 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो m के बराबर आएगी। मुझे बोल दिया tan थीटा 45 डिग्री, तो जो tan 45 की डिग्री होगी वैल्यू होगी वही m की वैल्यू आएगी। मतलब जिसका
कोण ज्यादा है ना, मतलब देख ढाल अधिक, अच्छा ढाल क्या है, एम, एम किससे पता चल रहा है ना, ढाल या स्लोप बोल रहे, एक बार कंक्लूड कर देता हूं, ढाल मतलब स्लोप मतलब एम, और एम ज्यादा तो टेन थीटा ज्यादा या उसी कारण थीटा ज्यादा। तो ढाल अगर किसी का कोण, और कौन सा है, ओरी बाबा, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ, तो यहां पे कोण किसके साथ देखा, एक्स अक्ष के साथ, तो जिसका एक्स के साथ, जिसका कोण एक्स अक्ष के साथ अधिक होगा है ना, जिसका भी कोण एक्स अक्ष के साथ ज्यादा होगा उसके लिए टेन थीटा ज्यादा होगा और उसके लिए अल्टीमेटली ढाल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब देख इसका कोण ज्यादा है, इसका कोण कम है, तो इसका कोण ज्यादा मतलब इसका टेन थीटा ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा, इसका कोण कम, इसका टेन थीटा कम, इसका ढाल कम। ठीक है, तो ढाल का मोटा माटी तौर पे हमने पूरा फील ले लिया है। ढाल पर अभी और भी बातें बचती हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के बन जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस जो होंगे वो शायद नहीं बन पाएंगे, वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसके, हाँ बेटा दीपिका वही मैं बोल रहा हूं है ना, जो जिसका टेन थीटा ज्यादा तो थीटा ज्यादा मतलब ढाल ज्यादा। और इसके अलावा मैं कल की क्लास में आपको इसमें और भी कुछ दो तीन बातें बची वो बताऊंगा, और इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अगर मूल बिंदु से लाइन नहीं गुजर रही है तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ढाल पॉजिटिव हो गया, ढाल निगेटिव हो गया तो क्या होगा वो भी हम कल सब कुछ देखेंगे, है ना। तो होमवर्क के एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं नहीं बने, वो आप कल की क्लास के बाद में जरूर कर लेना। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे 4 बजे, जब तक के लिए जितना पढ़ा है रिवाइज करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।